हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरज। हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? हम समरी बुक से रिवीजन कर रहे थे। 3 चैप्टर्स हुए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चैप्टर नंबर 4 हमारा। ठीक है, ये समरी बुक मेरी वेबसाइट www.icleague.com में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज रिगार्डिंग आरसीएम चैप्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले अभी तक जो सेक्शंस पढ़े उसका रिवीजन होगा। सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट के 3 सेक्शंस पढ़े। सेक्शन 7 सप्लाई से रिलेटेड, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लेवी ऑफ सीजीएसटी, और आईजीएसटी एक्ट का एक सेक्शन हमने पढ़ा, सेक्शन 5 लेवी ऑफ आईजीएसटी। बेटा ये सारे सेक्शंस एग्जाम में काम आने हैं। मैं यहाँ पे 25-30 सेक्शंस याद करवाने वाली हूँ जो 101% एग्जाम में आएंगे, 101%, और वो आपको लिखना है, आपके बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगा उससे। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? द लायबिलिटी टू पे टैक्स has been shifted from supplier to recipient, हमने थोड़ा सा ये कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फॉरवर्ड चार्ज, जनरली जीएसटी आप कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे पे होता है? फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब सप्लायर जो होता है वो कलेक्ट करता है रिसिपिएंट से टैक्स और पे करता है गवर्नमेंट को। रिसिपिएंट से, फॉर एग्जांपल ए इज द सप्लायर, बी को उसने गुड्स सेल किया है 100 रुपीज में, 18 रुपीज उस पे जीएसटी है, 118 रुपीज ए बी से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को 18 रुपीज पे करेगा जीएसटी का। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। What is in the reverse charge then? Reverse charge में the person who is receiving the taxable goods or services is the person who is liable to pay the taxes to the government. Compliances कौन करेगा? Recipient. क्या सारे गुड्स और सर्विसेज पे? नो, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज पे है। सो लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं वापस से बता दूं, रिवीजन है, यही स्पीड रहेगी। ठीक है, जिसे फुल कोर्स करना है वो फुल कोर्स पढ़िए 100 आवर्स। जिसके पास टाइम है, मैं सीरियसली उनको रिकमेंड करूंगी कि यू शुड गो फॉर द 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आप पूरा के पूरे चैप्टर्स और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कवर्ड है। जिसने पढ़ लिया है और रिवीजन करना चाहता है वो यहाँ पे रिवीजन करेंगे। हम सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, बट बेटा यहाँ पे क्योंकि हमको 15 आवर्स में कंप्लीट करना है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमको 15 आवर्स लिमिटेड टाइम में पूरा जीएसटी कवर करना है। सो नाउ हमने 2 सेक्शंस पढ़े थे, 9.3, 9.4, आपको याद होंगे बहुत अच्छे से। 9.3 किस चीज के लिए था? नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज पे रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। अच्छा मैम, रिवर्स चार्ज गुड्स पे भी है? हाँ बेटा, गुड्स पे भी है, बट आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। बस रिवर्स चार्ज गुड्स पे भी है, नोटिफाइड गुड्स पे, नोटिफाइड सर्विसेज पे भी है। नोटिफाइड गुड्स कैसे? कैशू नट्स हो गया, रैपर लीव्स हो गया, टोबैको लीव्स हो गया, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्किया एंड यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन, ये एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे क्या है? रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स। मतलब अगर मैंने एग्रीकल्चरलिस्ट से, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने क्या खरीदे? कैशू नट खरीदे, तो मुझे टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में। बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आपको ये याद रखना जरूर है कि गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज है, गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज है। नाउ नेक्स्ट इज 9.4 का रिवर्स चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 9.4 का रिवर्स चार्ज मतलब क्या हुआ बेटा? तो 9.4 में ऐसा है, हमने पढ़ा था, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज देता है, तो वो किस में आएगा बेटा? वो आएगा रिवर्स चार्ज में, वो आएगा रिवर्स चार्ज में। और यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये हमने जैसे कि ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जब पहले आया था उस टाइम पे ये हर रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई होता था, बट अभी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को ही अप्लाई ये होता है। पढ़ेंगे अब क्या सर्विसेज यहाँ पे जिसपे आरसीएम में टैक्स पे करना है, जिसमें आरसीएम में टैक्स पे करना है, एक एक करके सर्विसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले जीटीए सर्विस, यहाँ पे हम चार्ट से पढ़ेंगे। ये चार्ट में दोनों प्रोविजंस कंबाइन करके पढ़ेंगे। आरसीएम के यहाँ प्रोविजन जो है यहाँ पे वो भी पढ़ेंगे, और साथ साथ में एग्जेम्पशन से रिलेटेड भी
यहीं पे पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कंबाइंड ही आता है, तो एग्जेम्पशन का प्रोविजन जीटीए का और आरसीएम का हम यहीं पे पढ़ेंगे। सो क्या बात हुई हमारी यहाँ पे भाई, हमारी बात हुई यहाँ पे जीएसटी जीटीए सर्विस में कैसे रहेगा। सो देखेंगे सबसे पहले कि रेसिपिएंट कौन है। क्या रेसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है क्या, जिसने क्यों लिया रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन। अगर रेसिपिएंट वो है, अगर रेसिपिएंट वो है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट ही है, बात ही नहीं है फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की, जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्या रेसिपिएंट अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट है, देखेंगे कौन है अभी 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट। क्या अदर देन दोज ऑफ, फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड पर्सन हो आप, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दे रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे जीटीए की सर्विस, तो भी क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्या आप इफ द रेसिपिएंट इज वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन, क्या आप वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में आते हो। कौन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी रेसिपिएंट दिए हुए, देखेंगे फैक्ट्री हो क्या, सोसाइटी हो क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो क्या, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो क्या, बॉडी कॉर्पोरेट हो क्या, पार्टनरशिप फर्म हो क्या, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो क्या लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इन 7 में से कोई हो क्या, इन 7 में से कोई हो क्या, तो फिर हम बात करेंगे। तो अगर आप इन 7 में से कोई हो तो जीएसटी तो लगेगा, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है जीटीए की सर्विस पे। अब टैक्स कौन कैसे पे करेगा देखेंगे, तो जीटीए सप्लायर के पास में चॉइस रहेगी, अगर उसने ये जीटीए की सर्विस इन 7 में से किसी को दिया है तो जीटीए सप्लायर के पास क्या चॉइस है कि वो खुद रजिस्ट्रेशन ले सकता है, यहाँ पे ये खुद रजिस्ट्रेशन ले सकता है जीएसटी में और बोल सकता है मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ। जो जीटीए की सर्विस दे रहा है यहाँ ट्रांसपोर्ट वाला, वो बोलेगा भाई मैं ही रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और मैं ही टैक्स पे कर रहा हूँ। उस केस में उसको दोनों में से एक रेट ऑफ जीएसटी चूज करना पड़ेगा। 5% का अगर वो चूज कर रहा है उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विसेज पे। आउटपुट का रेट अगर 5% रेट में जाना चाहता है वो, तो उसको इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का यहाँ पे और कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 12% ऑप्शन में जाएगा तो उसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनपुट्स का भी, कैपिटल गुड्स का भी, इनपुट सर्विसेज का भी, जो भी वो यूज कर रहा है, जो भी वो यूज कर रहा है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है उसके पास। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। दूसरे ऑप्शन में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, 5% रहेगा, 5% रहेगा। ठीक है, किस केस में, जब सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और उसने ऑप्ट नहीं किया कि वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे कर रहा है, तो अगर सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे कर रहा है तो रिसिपिएंट पे करेगा और उस रेट में, उस केस में रेट क्या रहेगा, 5%, 5%। ठीक है, तो आपको देखना है जीटीए सर्विस में रिसिपिएंट कौन है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही लिया टैक्स डिडक्शन के पर्पज से, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा भाई, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिसिपिएंट यहाँ पे वो अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन की एक एंट्री है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर अगर 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से आप हो तो जीएसटी चार्जेबल है। अब सप्लायर के पास में चॉइस दी हुई है, ट्रांसपोर्टर के पास चॉइस रहेगी कि भाई मेरे को अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन लूँ, पे करूँ, उसमें मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो मैं 12% वाले ऑप्शन में जाऊंगा, अदरवाइज नहीं लेना है मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई भी चीज पे तो मैं 5% वाले ऑप्शन में जाऊंगा। पर अगर सप्लायर ने ये चॉइस नहीं ली है रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी पे करने की, तो रिसिपिएंट पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा, रिवर्स चार्ज में हिट हो जाएगा और टैक्स रेट रहेगा 5%, टैक्स रेट रहेगा 5%। ठीक है, यही चीज दी हुई है यहाँ पे सारी, तो यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है यही सारा कुछ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सर्विस लेंगे हम, लीगल सर्विस। लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, किस में आता है, रिवर्स चार्ज में। अब इसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम कैसे पढ़ेंगे, दो चीजें याद रखना है रिवर्स चार्ज में, दो चीजें कि भाई पहले सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, और जो रिसिपिएंट है ही वुड बी द ओनली पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ही वुड बी द ओनली पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो तीन चीजें एक्चुअली याद रखना कि सर्विस कौन सी है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, ये फुलफिल हो गया तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी आएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर इसमें अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। देखेंगे कैसे मैं बोलना चाह रही हूं। तो अब लीगल सर्विस की बात करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लीगल सर्विस की बात करेंगे। तो उसमें सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, तीन लोगों की बात कर दिया, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। ये तीन सप्लायर है सर्विस के, ये तीन लोग सर्विस दे रहे हैं किसको,
बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, एनी बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी उसको सर्विस दे रहे हैं। तो क्या ये टैक्सेबल होगी? हाँ होगी। और किस पे होगी? रिवर्स चार्ज में होगी, रिवर्स चार्ज में होगी। इसका एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, हम यहीं पे साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको ध्यान रहे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसके कुछ एग्जेम्पशंस के जो चार्ट है हम यहाँ पे चार्ट के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे सो एनालिसिस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ लीगल सर्विसेज, यहाँ पे लीगल सर्विसेज का हम देखेंगे एग्जेम्पशन भी। ये अभी इसके पहले जो एंट्री हमने भी पढ़ रहे थे वो किस चीज की एंट्री थी? इंडिविजुअल एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहा था वो आरसीएम की एंट्री थी, वो आरसीएम की एंट्री थी। यहाँ पे हम लिंक करके इसके एग्जेम्पशन पढ़ेंगे, ये एग्जेम्पशन की एंट्री है। सो एग्जेम्पशन की एंट्री क्या बोलती है? लीगल सर्विसेज बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। अगर लीगल सर्विसेज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, कोई फर्म होगी 4-5 एडवोकेट्स की एक फर्म है वो दे रही है, या पार्टनरशिप फर्म दे रही है, या एक इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को छोड़ दो, या तो पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट, ये 2 जन सर्विस दे रहे हैं किसको? एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। एक एडवोकेट की फर्म दूसरी फर्म जो है, दूसरी एडवोकेट की फर्म से यहाँ पे कुछ हो सकता है कंसल्टेशन ले रही हो, कुछ लीगल सर्विसेज ले रही हो, तो वो गवर्नमेंट ने बोली कि भाई ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के अलावा फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे लीगल सर्विसेज दी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू 20 लाख 10 लाख, बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दे रही है 20 लाख या 10 लाख तक के, क्यों यहाँ पे ये लिमिट रखा? अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो ऑब्वियसली बेटा उनको एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है ये इसको भी एग्जेम्प्ट कर दो। अगर लॉयर ने सर्विसेज दी किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर हो सकता है 5 लाख रुपए, तो वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट से टैक्स लेगी, तो इसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट किसको टैक्स यहाँ पे दे रहा है सर्विसेज, तो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंटिटी विद द टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीनियर एडवोकेट के लिए एंट्री है, लीगल सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स टू अ बिजनेस एंटिटी अप टू अ टर्नओवर ऑफ 20 लाख 10 लाख एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन है। तो फिर टैक्सेबल कौन सी है? टैक्सेबल अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जो उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर स्टेट्स 20 लाख, सो वो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल है तो किस पे टैक्सेबल है? रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ये दोनों यहाँ पे एग्जेम्पशन के नोटिफिकेशन हमने साथ में देखे। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, ये चैप्टर हमने जब पढ़ा था तभी भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। हमने एग्जेम्पशन और आरसीएम की एंट्रीज को सारे केसेस में कंबाइन करके पढ़ी थी, तभी हमको उसमें पूरी क्लैरिटी आती कि भाई टैक्सेबिलिटी कब बैठती है उसके। सो नाउ सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको दे रहा है बेटा सर्विस? सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लायर है, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, ठीक है। तो इस केस में कौन टैक्स पे करेगा? बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में। अच्छा, अगर बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं, चलो पहले एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देखते हैं। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी है, इन सारे केसेस में एग्जेम्प्ट है। किस किस केस में? अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू 10 लाख दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। इन शॉर्ट टैक्सेबल कौन सा है? बिजनेस एंटिटी जिसको 20 लाख 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, उसके केस में टैक्सेबल आएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, कौन सी सर्विस की बात हो रही है भाई? स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात हो रही है। कौन देगा? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। सप्लायर कुड बी एनी पर्सन, एनी पर्सन लिख दिया। पर रिसिपिएंट कौन होगा? रिसिपिएंट या अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर रिसिपिएंट ये होगा तभी आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। अगर आरसीएम नहीं लगेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। सो अगर सप्लायर कोई भी पर्सन है और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे आरसीएम में लगेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर सप्लायर इंडिविजुअल है और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या आरसीएम में आ जाएगी स्पॉन्सरशिप सर्विस? यस मैम। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, सप्लायर इंडिविजुअल है, रिसिपिएंट भी इंडिविजुअल है,
तो क्या आरसीएम में आ जाएगी? नहीं मैम, क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में चली जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। अच्छा, अब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या आरसीएम में चले जाएगी? हाँ बिल्कुल चले जाएगी, क्योंकि सप्लायर कुड बी एनी पर्सन, रिसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। अब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो क्या होगा? उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में चली जाएगी, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी। इसलिए ये मैं जो बोल रही थी, 3 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, और रिसिपिएंट के साथ और क्या कंडीशन है, जैसे कि मैक्सिमम एंट्रीज में दी हुआ है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल। देखो गवर्नमेंट का भी फंडा सीधा है, जो टैक्सेबल टेरिटरी में उसको तो ठीक है रिसिपिएंट बना लिया, उससे टैक्स ले लेना आसान होगा। अब रिसिपिएंट बाहर है अगर, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने बोला नहीं, रहने दो, कोई रिवर्स चार्ज वार्ज नहीं, तुम चुपचाप पे करो, सप्लायर को बोला तुम पे करो चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, सर्विसेज सप्लाइड बाय, कौन है सप्लायर ऑफ सर्विस? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। इन्होंने सर्विस दी किसको? बिजनेस एंटिटी को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एक्सक्लूडिंग क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट एंट्री में पढ़ेंगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, क्या? सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब नहीं आते भाई आरसीएम में, ये सब नहीं आते आरसीएम में। क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी सर्विसेज नहीं आती। सर्विस इन रिलेशन टू, किस चीज से रिलेशन से सर्विसेज है? एयरक्राफ्ट की या वेसल की सर्विसेज, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट में, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, ये यहाँ पे नहीं आती। एंट्री नंबर 5 में क्या बोला गया यहाँ पे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज द बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो टैक्स पे करेगा आरसीएम में बिजनेस एंटिटी। एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे नहीं आती, उसके लिए अलग से एंट्री है। और ये जो बाकी की 3 सर्विसेज है, ये भी क्या बोला गया है? आरसीएम में नहीं आती भाई, आरसीएम में नहीं आती। आरसीएम में नहीं आती तो क्या? सीधी सादी बात है, फॉरवर्ड चार्ज में आएगी यहाँ पे। सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और या वेसल की सर्विसेज इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। नेक्स्ट सर्विस देखेंगे, सर्विस की सप्लायर कौन है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। सर्विस का एक ही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको? उसको जो इंसान रजिस्टर्ड है जीएसटी में। कौन सर्विस दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। क्या सर्विस है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको दे रहे हैं? जीएसटी में कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, तो भाई जीएसटी में जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा आरसीएम में, वो टैक्स पे करेगा आरसीएम में। आरसीएम की एंट्री सिंपल है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, सर्विस कौन सी है। अगर फॉल होती तीनों चीजें तो रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा आरसीएम में, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट सर्विस काय की है? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसकी सर्विस? रेंटिंग की। क्या? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, नॉट कमर्शियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सर्विस काय की? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की। किसको दे रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर तो टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। आगे आएंगे नेक्स्ट एफएसआई से रिलेटेड, डेवलपमेंट राइट से रिलेटेड, कि अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है? एफएसआई का डेवलपमेंट राइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, प्रमोटर को दे रहा है, रेसिपिएंट कौन है? प्रमोटर। तो उस केस में क्या होगा? वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, उस केस में रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। यहां रिवर्स चार्ज में दिया, बट इसके साथ एक पैरेलल यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, जिसमें बोला है कि भाई वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी प्रोवाइडेड कि जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स है, जो बिल्डर ने वो एफएसआई लेके जो फ्लैट्स बनाए, वो सारे फ्लैट्स बिफोर यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर बेच दिए, तो उस केस में ये एग्जेम्पशन यहाँ पे ये इस सर्विस को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक बार हम इसको डिटेल में देखेंगे डायग्राम बना के। अभी पहले आप समझो क्या है ये एंट्री, रिवर्स चार्ज की एंट्री समझो, एग्जेम्पशन से लिंक करते हैं। यहाँ पे अगर एफएसआई ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे सप्लायर एनी पर्सन है, रिसिपिएंट अगर प्रमोटर है, तो उस केस में टैक्स किसको पे करना बेटा? प्रमोटर टैक्स पे करेगा। एंड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज और एनी अदर मैन
नेम। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? सप्लायर कुड बी एनी पर्सन एंड रिसिपिएंट कुड बी प्रमोटर। रिसिपिएंट कौन रहेगा? प्रमोटर। तो टैक्स किसको पे करना है बेटा इस केस में? यहाँ पे रिवर्स चार्ज में प्रमोटर पे करेगा। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मतलब 30 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे यहाँ पे अगर किसी ने लीज की है लैंड की किसी भी पर्सन ने, तो उस केस में वो किस में आ जाएगी? रिवर्स चार्ज में आ जाएगी, रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। अब देखो इसमें एक चीज समझो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है कि कोई भी एनी पर्सन उसने या तो एफएसआई या यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, या तो एफएसआई या यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड या डेवलपमेंट राइट्स किसको दे दिए? प्रमोटर को दे दिए, प्रमोटर को दे दिए। तो रिवर्स चार्ज की एंट्री पहले क्या बोलती है ये समझो। रिवर्स चार्ज की एंट्री ये बोलती है बेटा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इट वुड बी लायबल under RCM and promoter would be liable to pay tax. And who would be liable to pay tax? Promoter would be liable to pay tax. Promoter would be liable to pay tax. But अब आगे की बात सुनो। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या बोलते हैं हम एक बार वो पढ़ेंगे। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन यहाँ पे बोलता है, देखो ये एक बार हम पैरा रीड आउट करेंगे। सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर हैव बीन एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स इज पेड देयर ऑन। इट मीन्स व्हाट कि यहां पे ये जो एफएसआई ली, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड या डेवलपमेंट राजी, इससे बिल्डर ने कोई फ्लैट बनाए होंगे, इससे बिल्डर ने कोई फ्लैट बनाए होंगे और ये सारे फ्लैट्स बेटा बिल्डर ने बेच दिए बिफोर completion certificate. These are sold before completion certificate. If these all flats are sold before completion certificate, in that case this particular service FSI की long term lease की या development rights की exempt हो जाएगी और किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। RCM छोड़ो, किसी को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर ये सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं तो। अगर ये सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं तो उस केस में कब? बिफोर सीसी, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर ये सारे फ्लैट्स सोल्ड हो जाते हैं तो उस केस हमें जरूरत नहीं है किसी को भी टैक्स पे करने की। अब फॉर एग्जांपल आपके कुछ फ्लैट्स नहीं बिके, आधे फ्लैट्स आपके नहीं बिके, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, उस केस में बेटा आपका ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है विड्रॉ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके आधे फ्लैट्स नहीं बिके, यहाँ पे हम यहाँ मार्क करते हैं, ये जो मैंने पर्पल ब्लू में हाईलाइट किया, ये सारे फ्लैट्स आपके नहीं बिके, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, उस केस में आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? वो फिर आरसीएम में टैक्सेबल होगा और प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट विड्रॉल होगा, पूरा विड्रॉल नहीं होगा। एक बार रीड आउट करेंगे हम वो वहां पे जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है, द एग्जेम्पशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज शैल बी विड्रॉन in case the flat sold after issue of completion certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of value in case of affordable houses and 5% of value in case of other than affordable houses. So यहाँ पे exemption withdraw होगा but proportionate withdraw होगा, पूरा withdraw नहीं होगा। जितने unsold flats हैं उसके केस में वो withdraw होगा 1% in case of affordable, 5% in case of other than affordable. This will achieve a fair degree of tax parity. ठीक है, the liability to pay tax on TDR FSI long term lease has been shifted from landowner to builder under the reverse charge as discussed in this point. ठीक है, तो अब अगर आपके यहाँ पे सेल नहीं होते हैं यहाँ पे फ्लैट्स, तो उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज के अंडर प्रमोटर या बिल्डर। जो प्रमोटर रहेगा वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एफएसआई की या लॉन्ग टर्म लीज की, या ये और भी चैप्टर्स में दिया है बट हम यहीं पे कवर कर रहे हैं, ये एफएसआई की या लॉन्ग टर्म लीज की, डेवलपमेंट राइट्स की, ये सारे केसेस में टैक्सेबिलिटी शिफ्ट हो गई है आरसीएम के अंडर, प्रमोटर को टैक्स पे करना है। बट विजाविज एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया है जो बोलता है कि अगर सारे फ्लैट्स बेच दोगे बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है। बट अगर कुछ फ्लैट्स आपके नहीं बिक पाए, फॉर एग्जांपल 5 फ्लैट्स नहीं बिक पाए, तो उस केस में प्रोपोर्शनेटली आपका सिर्फ 5 फ्लैट्स का यहाँ पे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे? 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, 5% इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग। और टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम में प्रमोटर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा सर्विस सप्लाई वाया director of a company or body corporate to the said company or body corporate. Now who is the supplier of service? Director of a company or body corporate. Who is the recipient? Company or body corporate located in taxable territory. So who will be liable to pay tax? Company या body corporate located in taxable territory pay करेगा tax बेटा under RCM.
अब ये तो बात हुई एंट्री, तो ये बड़ी सिंपल सी है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हुआ, जिसके चलते सीबीआईसी ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन हम चार्ट फॉर्म में समझेंगे। जो रेम्यूनरेशन पे की जा रही है बेटा यहाँ डायरेक्टर्स को, अब दिक्कत क्या है कि भाई डायरेक्टर्स कभी एम्प्लॉय हो सकते हैं कंपनी के, कभी एम्प्लॉय नहीं हो सकते, उनको प्रोफेशनल फीस दी जा सकती है। तो अलग अलग केस में टैक्सेबिलिटी की क्या बात होगी। तो सीबीआईसी ने बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है कंपनीज एक्ट में कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, या कोई भी बेटा डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, जो एम्प्लॉय नहीं है, क्या वो शेड्यूल 3 में फॉल होगा। शेड्यूल 3 में क्या पॉइंट था, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, नो, नहीं होगा। सो इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3। व्हेन इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3, इज इट टैक्सेबल? यस। इफ टैक्सेबल कहां होगा बेटा, अंडर आरसीएम। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो भी पैसा दिया, दैट इज आउटसाइड शेड्यूल 3 एंड thus it is taxable under reverse charge in the hands of company, in the hands of company। अब जो पैसा बेटा होल टाइम डायरेक्टर्स को दे रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दे रहे हो, ये लोग क्या है, ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, या कोई भी डायरेक्टर जो यहाँ पे बेटा क्या है, मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा 1 लाख रुपए महीना सैलरी का भी दिया, कुछ पोर्शन प्रोफेशनल फीस की भी दी, तो क्या देखना है अपने को ये देखना है कि भाई टीडीएस जो डिडक्ट किया इनकम टैक्स में, वो 192 में एज ए एम्प्लॉय सर्विस जितना किया, वो क्या हो जाएगा, दैट ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस, तो वो शेड्यूल 3 में आ गया। शेड्यूल 3 में आ गया तो बेटा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज नॉट सप्लाई ओनली, दैट इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। और जो पोर्शन आपने क्या किया बेटा, उसको एज अ प्रोफेशनल फीस, यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज उससे पैसा दिया, आपने बुक्स में भी उसको अकाउंट पर वैसे ही किया, और आपने टीडीएस भी डिडक्ट कैसा किया यहाँ पे 194J में, तो दैट इज आउटसाइड शेड्यूल 3। प्रोफेशनल फीस हो गई, शेड्यूल 3 के बाहर है, मतलब टैक्सेबल है, मतलब रिवर्स चार्ज में। तो ड्वेल कैपेसिटी में जब भी है तो आपको क्या देखना है, आपको 2 चीजें देखना है। क्या बुक्स में आपने उसे एक चीज अकाउंट फॉर ए सैलरी किया, और यहाँ पे उस पर 192 में टीडीएस डिडक्ट किया, तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सर्विस के लिए हो जाएगा, उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। सेकंड, जो पोर्शन आपने बुक्स में एज अ प्रोफेशनल फीस बुक किया और उस पर टीडीएस 194J में डिडक्ट किया, दैट इज बेटा आउटसाइड शेड्यूल 3, देन इट इज टैक्सेबल। सो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, सिंपल है। एंट्री में तो वैसे भी कुछ भी नहीं था, ये क्लैरिफिकेशन और ऐड किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है किसको, भाई इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे एजेंट्स लगा के रखे हुए, वो एजेंट्स को कमीशन देते हैं, वो एजेंट्स किसको सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है। तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, आरसीएम के बिहाफ में, यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्यों ये बना के रखा है यार, इतना मुश्किल है। इंश्योरेंस कंपनी तो चलो एक होगी, उसके हजारों एजेंट्स होंगे, इतने सारे एजेंट्स को जाना पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि इट इज इजी टू लोकेट इंश्योरेंस कंपनी, तो इसीलिए उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को बोला है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए। देन सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट यहाँ पे अगर रिकवरी एजेंट है तो सर्विसेज रिकवरी एजेंट किसने अपॉइंट किया, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी। अब वो लोग क्यों अपॉइंट करते हैं रिकवरी एजेंट्स को, ऑब्वियसली किसी ने लोन लिया है, पे नहीं कर रहा है, उनको जाके रिकवरी करने का, उनकी गाड़ियां उठा के लेके आना है एंड ऑल दैट। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेम सिमिलर फंडा इंश्योरेंस कंपनी टाइप, इस केस में बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसने अपॉइंट किया रिकवरी एजेंट, जो उसकी सर्विसेज ले रहा है, भले से एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर रिकवरी एजेंट है, पर टैक्स कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी इस केस में टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एंट्री नंबर 9 है बेटा, और एक एंट्री नंबर 9A भी नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर का रेफरेंस था बेटा वो हटा देंगे यहाँ से, ऑथर, लिटरेरी और यहाँ पे जो भी पब्लिशर, इसका जो रेफरेंस था बेटा ये यहाँ से हट गया है। अब इसमें प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कौन है बेटा, म्यूजिक कंपोजर। एंट्री नंबर 9 की अभी पहले बात करेंगे। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक, ये क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल बेटा, इनका ओरिजिनल काम है ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क जो है वो दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस किसको दे रहे हैं, यहाँ ये सर्विस दे रहे हैं म्यूजिक कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और द लाइक कंपनी। काम कौन सा हो रहा है बेटा, काम हो रहा है ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट टू ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे तो ये किसको दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है, सबसे पहले तो भाई म्यूजिक कंपोज जिसने किया,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूजिक कंपोज मैंने किया, मैं किसको दे रही हूँ, यहाँ पे किसी कंपनी को दे रही हूँ, टी सीरीज को दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, म्यूजिक कंपोजर जिसने म्यूजिक कंपोज किया, फोटोग्राफर जिसने फोटो खींची, या कोई आर्टिस्ट है वो। और वो सर्विस किसको दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है वो म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, जो कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। अब 9A जो है बेटा वो स्पेसिफिकली ऑथर से रिलेटेड है, ऑथर से रिलेटेड है। सर्विस Supply of service by author by way of transfer or permitting use or enjoyment of copyright covered under section 13 relating to what literary work है। author है जो author ने कोई लिटरेरी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बनाया और वो किसको दिया, उसने पब्लिशर को दिया। तो टैक्स कौन पे करेगा, पब्लिशर पे कर सकता है आरसीएम में। अब ऑथर के केस में बेटा, सिर्फ ऑथर के केस में, बाकी केसेस में नहीं, सिर्फ ऑथर के केस में दो ऑप्शन है। एक तो टैक्स के पे किया जा सकता है आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, पब्लिशर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। दूसरा ऑप्शन है कि टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे किया सकता है, और टैक्स कौन पे करेगा, ऑथर पे करेगा, ऑथर पे करेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो ऑथर के केस में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आरसीएम भी है, रिवर्स चार्ज भी है और फॉरवर्ड चार्ज भी है। अब क्या कंडीशन फुलफिल करनी है ऑथर को, अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो ऑथर कैन चूज टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ ही टेक्स अ रजिस्ट्रेशन under GST Act and files a declaration that he exercises option to pay GST on said service under forward charge, and he shall not withdraw the said option for a period of 1 year from the date of exercising such option। तो जब भी वो ऑप्शन लेगा बेटा उस साल से वो 1 साल वो ऑप्शन नहीं विड्रॉ कर सकता है। He shall make a declaration on invoice issued by him in the prescribed form to the publisher। प्लस डिक्लेरेशन उसको जीएसटी को तो देना है, प्लस उसको इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देना है, इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उसे पब्लिशर को बताना तो पड़ेगा कि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑथर के केस में बेटा एंट्री अमेंड हुई है, 9A एंट्री आई, जिसमें ऑप्शन 1 में क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा, पब्लिशर। और ऑप्शन 2 क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में भाई कौन पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर ही पे करेगा। ऑथर बेटा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेगा वो जीएसटी एक्ट में, ऑब्वियसली डिक्लेरेशन बताएगा कि भाई मैं ये ऑप्शन ले रहा हूं, और उसके बाद में वो ये ऑप्शन जो है विड्रॉ नहीं करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड इनवॉइस में भी वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देगा, इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देगा। तो ये एंट्री नंबर 9A थी। देन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, आरबीआई को यहाँ पे दे रही है अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, तो उस केस में बेटा यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी बाय आरबीआई आपकी सप्लायर ऑफ सर्विस है। रिसिपिएंट कौन है, आरबीआई। रिसिपिएंट कौन है, आरबीआई। तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगी, रिवर्स चार्ज पे, रिवर्स चार्ज पे आरबीआई पे करेगी, ठीक है। सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, बैंक ने अपॉइंट किए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स वगैरह अपॉइंट किए, वो जाके उनके अकाउंट्स वगैरह खुलाते हैं ऑल दैट। तो उस केस में यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है अगर आपके डीएस है तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को पे करना है। बट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म में कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो वो अगर सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, किसी एनबीएफसी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को आरसीएम के अंडर। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको उसका कंसेप्ट भी बताया, बिल्कुल याद रखना है आपको एग्जाम के हिसाब से। देन कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो टैक्स किसको पे करना है, बैंकिंग कंपनी को। बहुत सिंपल है ये। अब ये देखो, ये थोड़ा सा समझना, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, यहां पे एक बार आप समझिए इसको। ये किसकी बात कर रहा है, क्या ये बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा है इस एंट्री में? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है कोई एजेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, कोई एजेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, तो वो होगी रिवर्स चार्ज, वो होगी रिवर्स चार्ज। जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी के साथ है वो फॉरवर्ड चार्ज में होगी। वर्ड में कंफ्यूज मत होना, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर को किस में रखा गया है, बिजनेस फैसिलिटेटर वाला बेटा रिवर्स चार्ज में, जो इसके पहले वाली एंट्री थी। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट किस में रखा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कंपनी के अरेंजमेंट में वो फॉरवर्ड चार्ज में ही होगी। बट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट छोटे छोटे बहुत सारे एजेंट्स अपॉइंट करते हैं तो वो किस में होगा बेटा, वो रिवर्स चार्ज में होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट
सिक्योरिटी सर्विस डायग्राम से देखेंगे डायरेक्ट। इस डायग्राम में भी मैंने 2 पॉइंट्स ऐड किए जो आपके पास डायग्राम है, उसके अलावा यहाँ पे 2 फॉर बेटर क्लैरिटी। नहीं ऐड करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और क्लैरिटी आ जाए आपको उसके लिए ऐड किए। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है तो देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट विल ऑलवेज बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यस, सो डायग्राम का फर्स्ट पार्ट तो, सेकेंड पार्ट तो हमारा हो गया। अगर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट दे रहे तो देन इट विल ऑलवेज बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा है। अब हम आते हैं इस फर्स्ट पार्ट पे, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज में, तो रिवर्स चार्ज में यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर रिसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्या कि अगर कंपोजिट डीलर को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा मतलब कि क्या फॉरवर्ड चार्ज में आएगा? हाँ जी आएगा, हाँ जी आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन लिया ही इसीलिए ताकि टीडीएस डिडक्ट कर ले, जीटीए जैसा सिमिलर, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा मतलब कि क्या फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। जी हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, या पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो रिवर्स चार्ज में एक ही केस में आएगा, किसमें? जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, अदर देन कंपोजिशन डीलर, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में किसमें आएगा बेटा? उस केस में ही सिर्फ रिवर्स चार्ज में आएगा, बाकी सब केसेस में फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। नई सर्विस है, इस पे मुझे लगता है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, बट डेफिनेटली इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन दिस चार्ट ओनली। ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। देखो ये सारी चीजें ऐसी याद नहीं रहती, एग्जाम में जाने के पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में जाने के पहले सुबह देख के ही जानी पड़ती है, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हुए, आरसीएम के चार्ट्स हो गए, एग्जेम्पशन के चार्ट्स हो गए, ये सब चीजें बिल्कुल, ये चीजें कंसेप्चुअल जैसे ज्यादा मेमोरी बेस्ड है, तो ये सब चीजें आपको मार्क करके रखनी की भी, जिनमें कंफ्यूजन होता है वो एग्जाम के पहले अपने को देख के जाना है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री नंबर 15 बेटा, एंट्री नंबर 15, service provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passenger. What is the service here बेटा? renting of motor vehicle की सर्विस है मैम, renting of motor vehicle की सर्विस है जो कि designed to carry passenger, where the cost of fuel is included in consideration charge from service recipient provided to body corporate। मतलब मैं यहाँ से पुणे जा रही हूँ, मैंने यहाँ एक मोटर व्हीकल रेंट किए जिसका टोटल चार्जेस है यहाँ पे से 3500 रुपीज, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो, उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो सर्विस क्या है बेटा? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। कौन प्रोवाइड कर रहा है मैम? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है मैम? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे जो सप्लायर है बेटा, does not issue invoice charging GST at the rate of 6%, CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%। तो उसने क्या करनी नहीं चाहिए? उसने 6% प्लस 6%, 12% यहाँ पे इनवॉइस चार्ज नहीं करनी चाहिए बेटा। यहाँ पे दो रेट होते हैं, एक 5% का, एक 12% का रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। तो यहाँ 12% वाला जो है ऑप्शन, उसको आरसीएम से आउट कर दिया। कैसे? सप्लायर डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% लिख के। तो 12% वाला ऑप्शन बेटा आरसीएम में कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। कहां जाएगा? फॉरवर्ड चार्जिंग। 5% वाला, हाँ 5% वाला आएगा प्रोवाइडेड सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे 5% वाले ऑप्शन वाले लोगों को आरसीएम में डिस्चार्ज करना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे, समझो इसको, एक इस पे क्लैरिफिकेशन भी आया है, डायग्राम से समझते हैं। कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं भाई? renting of motor vehicle service, person liable to pay tax under renting of motor vehicle service, where GST is payable at the rate of 12%, in that case beta it is only under forward charge। forward charge में tax कौन discharge करेगा? person liable to be discharge is beta supplier, सप्लायर रहेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो नहीं पता। 12% वाला ऑप्शन सीधे फॉरवर्ड चार्ज, क्लियर। सेकेंड, जब 5% वाले ऑप्शन में सप्लायर गया, जब 5% वाले ऑप्शन में लिया हमने, तो क्या बात हुई? सप्लायर क्या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे, और पर्सन लायबल टू पे इज बेटा रेसिपिएंट, पर्सन लायबल टू पे इज रेसिपिएंट हियर। आई होप इट इज क्लियर। अब सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था मैम, बट रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को सर्विस दी,
तो भाई रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो हमें नहीं पता, फॉरवर्ड चार्ज में जाओ। रिवर्स चार्ज में तो कोई जगह नहीं है, रिवर्स चार्ज में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए जगह है। ठीक है भाई, वो भी रिसिपेंट। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट और रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बात ही खत्म हो गई। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। तो रिवर्स चार्ज में बेटा एक ही केस जाता है, जब 5% वाला ऑप्शन है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ही रिवर्स चार्ज में जाएगा। और रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा भाई? रिसिपिएंट। ठीक है, कौन सी सर्विस की बात की? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट is a supplier and does not issue invoice at the rate of CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%, and recipient is body corporate, then the service is chargeable under reverse charge. Recipient is located in taxable territory also. ठीक है, ये एंट्री नंबर 15 थी बेटा। नाउ एंट्री नंबर 16 किसके लिए? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेबी की लैंडिंग स्कीम के अंडर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी कौन करेगा? लैंड। भाई लेंडर ने लैंड की, किसको लैंड की? बोरोवर को। इसमें कैसे होता है? लेंडर लैंड करता है थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी टू अ बोरोवर, सिक्योरिटीज की लैंडिंग हुई। तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? अब ये एंट्री आ गई बेटा 1 अक्टूबर 19 के बाद से, ये एंट्री आई है 1 अक्टूबर 19 से, और उसके बाद टैक्स पे करेगा भाई बोरोवर। बोरोवर टैक्स पे करेगा यहाँ पे रिवर्स चार्ज में। बोरोवर मतलब कौन? जिसने सिक्योरिटी बोरो करी है थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी। लेंडर मतलब कौन? जिसने यहाँ पे सिक्योरिटी लेंड करी है, जिसने डिपॉजिट करी है। ठीक है, so a lender is a person who deposits the security registered in his name or in the name of any other person duly authorized in his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending scheme. lending scheme के लिए उसने अपनी सिक्योरिटी लैंड की। तो सबसे पहले तो बात आती है बेटा, यहाँ देखते हैं क्लैरिफिकेशन। इसमें यहाँ पे पहले तो मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेंडर lends to a borrower through an approved intermediary to a borrower under an agreement for a specified period with the condition that borrower will return the equivalent security of the same time or class at the end of specified period along with the corporate benefits accrued on the security. तो वो सिक्योरिटी को लेंडर इसी शर्त पे बोरोवर को देता है कि भाई जब यहाँ पे आपका लेंडिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योरिटी मुझे वापस करिए विद अलोंग विद द लेंडिंग बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है लेंडर और बोरोवर के बीच में, वो अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू काम कर रहे हैं। और लेंडर को इस सब ट्रांजैक्शन में क्या मिलता है? एक लेंडिंग, द लेंडर अर्न्स अ लेंडिंग फीस फॉर लेंडिंग देयर सिक्योरिटी टू बोरोवर्स। ठीक है, अब ये लेंडिंग फीस की टैक्सेबिलिटी की बात होती है, क्या इसे जीएसटी लगेगा? हाँ जी भाई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जीएसटी बिल्कुल लगेगा। सो द लेंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन एंड द एक्टिविटी इज टैक्सेबल इन जीएसटी। शुरू से टैक्सेबल है, 1717 से, जिस दिन से जीएसटी आया तब से टैक्सेबल है। एक तो बात हुई लेंडिंग फीस की। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई ये जो बोरो अप्रूव इंटरमीडिएटरी है, फ्री में काम नहीं करता, इसको कुछ कमीशन फीस मिलता है। तो क्या ये जो कमीशन या फीस इसे मिलता है, क्या ये टैक्सेबल है? हाँ जी, ये भी टैक्सेबल है। क्यों नहीं टैक्सेबल है? अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडिएटरी फैसिलिटिंग लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर कमीशन और फीस आर टैक्सेबल सेपरेटली। सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो अपना जो भी कमीशन चार्ज कर रहा है उसमें भी लगेगा भाई, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी। अब जो लेंडिंग फीस की बात हम कर रहे थे उसकी टैक्सेबिलिटी देखेंगे बेटा। ये एंट्री जैसे कि मैंने बताया कब से आई है बेटा? 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 के बाद आरसीएम में आई है, तो आरसीएम में टैक्स पे करना रहेगा। जब ये एंट्री आरसीएम में नहीं थी तो भी यहाँ पे ये बोला तो है कि भाई ये टैक्सेबल रहेगी सिंस 1717, जब से जीएसटी आया। पर 1717 से लेके 30/9/19 तक के, जब तक के जीएसटी यहाँ पे आरसीएम नहीं आया था इस पे, तब तक इस पे टैक्स कौन पे करेगा? तो भैया आरसीएम में नहीं है तो सीधी बात है, सप्लायर ऑफ सर्विस पे करेगा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में, तो यहाँ पे लेंडर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। कौन से पीरियड की बात कर रही हूं मैं? 1717 से 30/9/19 तक के फर्स्ट यहाँ पे टेबल के फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ। तो उस पीरियड में जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लेंडर पे करेगा। ओके, और कौन सा जीएसटी पे करेगा बेटा? हमेशा आईजीएसटी पे करेगा। और वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय लेंडर टू सेबी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट बोरोवर फॉर डिस्चार्जिंग जीएसटी। तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बाद में आया, तो अब उसके बाद लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया। लोगों को पहले डाउट था इस पे टैक्स पे करना है नहीं करना है, तो इसके लिए किसी ने पे नहीं किया था। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, पूरा टैक्स लगेगा, शुरू से लगेगा, लेंडर पे करेगा, आईजीएसटी लगेगा फॉर द पीरियड 1717 टू 30/9/19, और सेबी को जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी वो सेबी डिस्क्लोज करेगी। अब 1 अक्टूबर 19 से भाई आरसीएम आ गया।
आरसीएम आया और ये क्लैरिफिकेशन आया, दोनों चीजें आई, एक आरसीएम की बेटे ये एंट्री नंबर 16 आई और एक क्लैरिफिकेशन आया। तो 1 अक्टूबर 19 के बाद क्या पोजीशन बैठती है? जीएसटी लगेगा, हाँ जी लगेगा। आरसीएम टैक्स कौन पे करेगा? बोरोअर ऑफ सिक्योरिटी शैल बी लायबल टू डिस्चार्ज जीएसटी अंडर आरसीएम। आरसीएम में वो टैक्स पे करेगा और जीएसटी कौन सा रहेगा बेटा? रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी नीड टू बी पेड। रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी नीड टू बी पेड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देन ये सर्विसेज हमारी सारी हमने सीजीएसटी के इसमें जो है वो पढ़ी, और सिमिलरली जो ये इंटर स्टेट पे भी अप्लाई होती है, इंटर स्टेट पे भी अप्लाई होती है। इंटर स्टेट के केस में 2 स्पेसिफिक सर्विसेज है इंपोर्ट से रिलेटेड, वो हम यहां पढ़ेंगे। यहां बेसिक पढ़ेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में। तो सिर्फ 2 एंट्रीज है हम यहां पढ़ेंगे। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, ये आईजीएसटी पर्पस के लिए, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब दुबई में कोई लोकेटेड है एग्जांपल के लिए, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो दुबई में है। रिसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विस की बात हो रही, गुड्स की नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर मैंने किसी से बाहर कोई बंदा है उससे सर्विस ली है, बाहर कोई बंदा है मैंने उससे सर्विस ली है, तो जो पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, क्या उसकी लायबिलिटी आएगी यहाँ पे टैक्स पे करने की आरसीएम पे? अदर देन एनटीओआर। एनटीओआर मतलब क्या होता है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये हम डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट है, फिर उसमें इंडिविजुअल है जिसने अदर देन बिजनेस के लिए सर्विस ली, तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे किस ट्रांजैक्शन को कवर किया जा रहा है? जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कोई सर्विस ली किसी से बाहर से, तो क्या वो रिवर्स चार्ज में आएगी? क्या वो टैक्सेबल होगी? टैक्स कौन पे करेगा? तो ऑब्वियसली इंडिया में जो है वो टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लायबिलिटी इसीलिए शिफ्ट करी टैक्स पे करने वाले की रेसिपिएंट पे, तो गवर्नमेंट कहाँ बाहर वाले को जाके पकड़ेगी? तो अगर कोई सर्विस आपने इंडिया के बाहर से किसी से ली है तो भैया आप टैक्स पे कर दो रिवर्स चार्ज में, खत्म बात। एनटीओआर को नहीं बोला है, क्यों? क्योंकि एनटीओआर के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एग्जेम्पशन भी लेकर के आया है कि भाई एनटीओआर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए और कुछ लिया है, तो यहाँ पे आप इतना मत समझो, हम ओआईडीआर सर्विस और सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेक्चर है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको इतना याद रखना है कि अगर मैंने कोई सर्विस बाहर से ली है तो टैक्स कौन पे करेगा? जिसने यहाँ पे सर्विस ली है वो जो पर्सन लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, उसको टैक्स पे करना है। सेकेंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विस है। ली किसने है? एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बाहर से किसी ने सर्विस दी है, किसको सर्विस दी है? यहाँ पे किसी को भी दे सकता है, पर टैक्स कौन करेगा? टैक्स पे करेगा इंपोर्टर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जो इंपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल, इसका भी बहुत डिटेल डिस्कशन हो रहा है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में जाएंगे। सो बेटा हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, आरसीएम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऑफ सो मेनी न्यू एंट्रीज विच हैज बीन एडेड, एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विल स्टॉप अवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।